नमस्कार दोस्तों। देखिए, इस वीडियो में हम आरबीआई, भारतीय रिजर्व बैंक और बाल अधिकार और बाल संरक्षण से संबंधित कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। 15-20 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, उनका बारीकी से अध्ययन करेंगे। तो देखिए, पहला प्रश्न है अपना, भारतीय रिजर्व बैंक देश का कौन सा बैंक माना जाता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक है वो विदेशी बैंक है या स्वदेशी है या केंद्रीय है या फिर रिजर्व बैंक, ये किस प्रकार का बैंक है? तो ऐसा अगर प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है तो अपना दिमाग खटाक से रिजर्व बैंक की तरफ जाता है कि भारतीय रिजर्व बैंक तो रिजर्व बैंक ही होगा। जबकि भारतीय रिजर्व बैंक है वो, ध्यान रखिएगा, भारत का केंद्रीय बैंक है। कैसा बैंक है? केंद्रीय बैंक है। आई बात समझ में? सही उत्तर क्या होगा? केंद्रीय बैंक। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? 1935, 45, 55 और 50। तो 1935 में हुई थी। ठीक है, 1935 के अधिनियम के तहत भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना है वो की गई थी कि भारत में एक केंद्रीय बैंक होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है, यानी भारतीय रिजर्व बैंक इनमें से क्या कार्य नहीं करता है? मुद्रा जारी करना, विदेशी मुद्रा का प्रबंधन, बैंकों के लिए बैंकर, और इनमें से कोई नहीं। तो भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य इनमें से कोई भी नहीं है। वो ना तो मुद्रा जारी करता है, ना ही विदेशी मुद्रा का प्रबंधन करता है, ना ही बैंकों के लिए बैंकरों की व्यवस्था करता है। इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है इसमें। अगला देखिए, 1 रुपये के नोट व सिक्के पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? 1 रुपये के नोट और सिक्के पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो गवर्नर के, वित्त सचिव के, वित्त मंत्री के या राष्ट्रपति के। तो ऐसे प्रश्न आते हैं तो अपने दिमाग में यही जाता है कि नोट पर तो गवर्नर के साइन होते हैं, परंतु यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि 1 रुपये के नोट व सिक्के पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो ये ध्यान में रखिएगा, वित्त सचिव होता है ना, उसके हस्ताक्षर होते हैं। ठीक है, कभी भी गवर्नर न करें, गवर्नर गलत होगा। एक के अलावा जितने भी नोट हैं उन सभी पे गवर्नर के हस्ताक्षर होंगे, जबकि 1 रुपये के नोट और सिक्के पर वित्त सचिव के हस्ताक्षर होंगे। भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा जारी नोटों पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? अब देखो, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा जारी नोटों पर किसके होते हैं? आरबीआई के गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। किसके होते हैं? आरबीआई के गवर्नर के। जब कोई बैंक जनता से धन स्वीकार करता है तो वह धन क्या कहलाता है? जब कोई बैंक होता है वो जनता से धन स्वीकार करता है तो वो ब्याज कहलाता है, या ऋण, या जमादारी, या बैंकिंग। तो उसे जमादारी कहा जाता है। अपने दिमाग में ब्याज का उत्तर आता है, जबकि ब्याज तो अपन प्राप्त करते हैं बैंक से, नहीं कि बैंक अपने से ब्याज प्राप्त करता है। बैंक हमसे जमादारी प्राप्त करता है। चेक को भरने के बाद उसके कितने माह तक लगाना या फिर क्लियर होना आवश्यक माना गया है? कितने महीने तक है? 2 महीने तक, 3, 5 या 6? अपने अधिकांश दिमाग में 6 महीना चलता रहता है, जबकि चेक जो होता है वो जब जारी कर दिया जाता है उसके बाद तक 3 महीने तक उसको अपन क्लियर करवा सकते हैं। 3 महीने के बाद में वो अपने आप ही रद्द हो जाएगा। भारतीय बैंकों में कितने प्रकार के खाते खोले जाते हैं? बहुत अच्छे प्रश्न है, छोटे छोटे प्रश्न है। भारतीय बैंकों में 2 प्रकार के, 4 प्रकार के, 6 प्रकार के या 10 प्रकार के। भारतीय बैंकों में सारे अगर मूल रूप से देखा जाए तो 10 प्रकार के खाते होते हैं, परंतु मुख्यतः 4 ही होते हैं। ठीक होता है? मुख्यतः भारतीय बैंकों में कितने प्रकार के खाते होते हैं? मुख्यतः भारतीय बैंकों में 4 प्रकार के खाते होते हैं। कौन कौन से होते हैं आपको बताऊं? एक तो होता है चालू खाता, एक होता है बचत खाता, एक होता है आवर्ती खाता, और एक होता है नियमित अवधि एफडी। 4 प्रकार के खाते होते हैं। ठीक है, वह कौन सा खाता है? नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, वह कौन सा खाता है जिसमें प्रतिदिन बड़ी संख्या में लेन देन और भुगतान होते हैं और जमा राशि पर कोई ब्याज नहीं लिया जाता? इस प्रकार के खाते को क्या कहते हैं? मैंने आपको पाठ पढ़ाया था, आप लोग उस पाठ को एक बार पढ़िएगा, आपकी सारी बात क्लियर हो जाएगी। तो जिस पे बिल्कुल भी ब्याज नहीं मिलता ना, वो खाता होता है चालू खाता, ध्यान रखना। और जिस पे ब्याज मिलता है ना, वो होता है बचत खाता। व्यक्तियों के लिए सबसे लोकप्रिय खाता किसे कहा जाता है? यानी अपने लिए सबसे लोकप्रिय खाता चालू खाता होता है, या बचत बैंक खाता होता है, आवर्ती खाता होता है, नियमित अवधि? तो ये बचत बैंक खाता होता है। इसको क्या कहते हैं अपन? लोकप्रिय खाता होता है अपने लिए, क्योंकि इसमें अपन को इंटरेस्ट मिलता है, ब्याज मिलता है। बैंकों में खाते खोल सकते हैं, कौन खोल सकते हैं? मतलब केवल वयस्क व्यक्ति, या अवयस्क, या अमीर व्यक्ति, या उपरोक्त सभी? तो सभी खोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगला देखिए, तत्काल सकल निपटान आरटीजीएस विभिन्न शहरों में एक खाते से दूसरे खाते में राशियों को तत्काल अंतरण की सुविधा है। न्यूनतम राशि
कितने मतलब अपन स्थानांतरित कर सकते हैं। इसमें राशि का प्रावधान किया गया 50,000 है, 1 लाख है, 2 लाख है या 5 लाख है। तो 2 लाख रुपए तक की राशि है वो तुरंत स्थानांतरित की जा सकती है। राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण NET में हितकारी के खातों में कितने घंटे में ये राशि जमा हो जाती है, यानी कितना समय लगता है। तो इसमें 2 घंटे में वो राशि है वो जमा हो जाती है। इस प्रकार से अपन ने बैंक से संबंधित जो प्रश्न है उनका अध्ययन किया है। आशा करता हूँ कि हर एक प्रश्न आपको समझ में आया होगा। इस प्रकार के छोटे छोटे प्रश्न अक्सर परीक्षा में उठाए जाते हैं मित्रों, तो इस बातों का खास ध्यान रखें। ज़्यादा गहराई में घुसने की कोशिश नहीं करें। जितना आप गहराई में घुसोगे उतना मतलब मैटर नहीं आने वाला रीट में। निम्नलिखित में से कौन सा बाल अधिकार का हनन का उदाहरण है। बाल अधिकार और बाल संरक्षण से संबंधित पढ़ेंगे तो कौन सा है इसमें से। शिक्षा देना, बाल विवाह करना, भोजन देना या फिर सुरक्षा देना। तो इसमें पूछा बाल अधिकार का हनन का उदाहरण, तो बाल विवाह करना यह बाल अधिकार का हनन है। अपन को बाल विवाह नहीं करना चाहिए। अगला देखिए, राज्य में बाल अधिकारों के संरक्षण एवं पुनर्वास हेतु कार्यरत है कौन सी संस्था है। कृषि विभाग है, वन विभाग है, बाल अधिकारिता विभाग है, इनमें से कोई नहीं है। तो स्वाभाविक सी बात है, सभी को पता होगा बाल अधिकारिता विभाग है, वो बालकों के संरक्षण और उसके अधिकारों की रक्षा करता है, सुरक्षा करता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा बाल अधिकार कब स्वीकार किया गया था। बहुत अच्छा प्रश्न है। संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा बाल अधिकार कब स्वीकार किया गया था। तो देखिए 20 नवंबर 1989, 18 दिसंबर 1989, 10 दिसंबर 1989, 20 नवंबर 1989। तो 20 नवंबर 1989 है। उस दिन संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा बाल अधिकार को स्वीकार कर लिया गया था। तो 20 नवंबर 1989। इसमें दो ऑप्शन, ये 90 सही है। पहला ऑप्शन है वो राइट आंसर है। अगला देखिए, भारत सरकार ने बाल अधिकार पर अपनी सहमति कब प्रदान की। पहला तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने पूछा, तो संयुक्त राष्ट्र संघ वो 20 नवंबर 1989 को, परंतु भारत सरकार की अगर बात की जाएगी तो वो कब स्वीकार किया था। 11 दिसंबर 1992, 25 दिसंबर 1993, 13 दिसंबर 1994, 25 दिसंबर 1995। तो भारत सरकार के द्वारा 11 दिसंबर 1992 को बाल अधिकार संरक्षण को है वो पर अपनी सहमति प्रदान की थी। 11 दिसंबर 1992 को। संयुक्त राष्ट्र संघ पूछे तो 20 नवंबर 1989 को। बाल अधिकार संरक्षण आयोग कानून कब बना था। 4 में, 5 में, 6 में या फिर 7 में। तो 2005 में बाल अधिकार संरक्षण आयोग है उसका गठन किया गया था। PC एंड PNDT कानून कब पारित हुआ था। 1993 में, 94 में या 95 या 96 में। तो 1994 है, उसमें PC एंड PNDT कानून है वो बनाया गया था। बाल विवाह पर अगला प्रश्न देखिए, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम कब प्रभावी हुआ। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम कब पारित। 2003 में, 4 में, 5 में या फिर 6 में बना था। तो बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 में बना था कि 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों की शादी नहीं की जा सकती। भारत सरकार के द्वारा 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के साथ में होने वाले यौन हिंसा की रोकथाम हेतु लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम कब बनाया गया था। 2010 में, 11 में, 12 में या फिर 13 में। कब बना था ये। 2012 में बना था। ये अच्छी तरीके से आप ध्यान रखिएगा, ऐसे प्रश्न अक्सर परीक्षा में उठाए जाते हैं। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 कब लागू हुआ था। ये 2009 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ था। कब हुआ था। 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ था। इस तारीखों को बहुत अच्छी तरीके से आप याद रखिएगा। ये जो डेट्स वगैरह होती है ना, ये अक्सर परीक्षा में पूछी जाती है, तो इन डेट्स का अच्छी तरीके से ध्यान रखना। 18 वर्ष से वाली विवाह कब हुआ था, तो ये 2010 को हुआ था। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम कब बनाया गया था, तो ये 2006 में बनाया गया था। PC एंड PNDP कानून कब लागू किया गया था, तो ये 1994 में हुआ था। बाल अधिकार संरक्षण कानून कब बनाया गया था, तो ये 11 दिसंबर 1992 में बनाया गया था। संयुक्त राष्ट्र संघ ने बाल अधिकार संरक्षण कब स्वीकार किया था, तो 20 नवंबर 1989 को किया था। तो ये डेट्स है ना, इनको बहुत अच्छी तरीके से याद रखिएगा। धन्यवाद।